आज का टॉपिक हम लोग जिस पर बात करेंगे वो है कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्णायकवाद। जब हम लोग कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्णायकवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनके गुरु और मित्र हीगल का भी संस्मरण लेना पड़ता है। हीगल और मार्क्स के विचारों में कुछ मूलभूत अंतर है, जिसको संक्षेप में अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग ये पाते हैं कि हीगल ने संसार को विचारों के आधार पर संचालित बताया है। जो भी चीज़ समाज में हो रही है उसका कारण व्यक्ति के विचार हैं। व्यक्ति कुछ सोचता है और उसी के अनुसार वो अपने समाज का सृजन करता है, अपने समाज में अपने संबंधों, अपने समाज में अपनी संस्थाओं का सृजन करता है, उनको बनाता है। जहाँ पर हीगल ने विचारों को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखा है, स्वाभाविक, नैसर्गिक, जो व्यक्ति के अंदर स्वतः ही या अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हीगल ने जब विचारों की ये व्याख्या करी तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति सदैव ही अपनी फ्री विल, अपनी मुक्त इच्छा से ही हर कार्य को सृजित करता है, बनाता है, उस समाज में संस्थाओं समाज को बनाता है। यहाँ पर मार्क्स ने इस विचारधारा में थोड़ा सा संशोधन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि व्यक्ति के विचारों का कोई महत्व नहीं है समाज के सृजन में या सामाजिक संस्थाओं के सृजन में, परंतु वो कहते हैं कि व्यक्ति के विचार स्वयं आर्थिक शक्तियों से निर्धारित हो रहे हैं। एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति के विचार कैसे होंगे और उसके उपरांत व्यक्ति अपने कार्यकलापों से, अपने विचारों के आधार पर किए गए कार्यकलापों से समाज की संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का निर्धारण करता है, उनकी प्रकृति, उनके प्रारूप का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर उत्पादन के संबंधों को समाज की मूल संरचना मानते हैं कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्टिव, जो उत्पादन के संबंध हैं वो समाज की मूल संरचना है और वो समाज की अधिसंरचना का निर्माण करते हैं। अधिसंरचना में सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब चीज़ सम्मिलित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समाज की मूल संरचना वो आर्थिक है, अर्थ है, पैसा है, पैसे पर आधारित व्यवस्थाएं हैं और यही पैसे पर आधारित व्यवस्थाएं समाज की अन्य व्यवस्थाओं को, चाहे वो राजनीतिक हों, धार्मिक हों, सांस्कृतिक हैं, उनका निर्धारण करती हैं। मार्क्स ने अपने कोटेशन में, उनने अपने शब्दों में भी एक बात कही कि यह भौतिक जगत ही मनुष्य के मस्तिष्क से पैदा होता है और विचारों के रूप में हमारे सामने आता है। ये भौतिक जगत ही उनके विचारों से मनुष्यों के उत्पन्न होता है। वो हमारे सामने जिस रूप में आता है, वो हमें जो दिखता है वो मनुष्य के विचारों से है। विचार परंतु निरपेक्ष नहीं होते, बिल्कुल तटस्थ, स्वतः स्वाभाविक नहीं होते हैं। वे स्वयं भौतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर विचार समाज का निर्धारण कर रहे हैं, समाज विचारों का निर्धारण कर रहा है, या समाज की आर्थिक दशाएं समाज के विचारों का, समाज के विचारों का निर्धारण कर रहे हैं और समाज के विचार समाज की अन्य व्यवस्थाओं का निर्धारण कर रहे हैं। इस कारण मार्क्स कहते हैं, उन्हीं ने अपने शब्दों में कहा है कि प्रत्येक युग में लोगों पर नियंत्रण रखने वाले विचार, समाज को संचालित करने वाले नियम, ये सभी उसी वर्ग से संबंधित होते हैं जो एक ही समय में न केवल भौतिक शक्तियों के स्वामी होते हैं बल्कि साथ ही साथ उनका बौद्धिक शक्तियों पर भी नियंत्रण होता है। एक लिंक है बौद्धिक शक्तियों और आर्थिक शक्तियों में। मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक जगत पर नियंत्रण रखता है, जिसके पास आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण है, वो बौद्धिक शक्तियों पर भी नियंत्रण करता है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने पास पैसा रखता है वो पैसे के आधार पर समाज में
अपनी बात, अपने विचारों को प्रसारित करने में सफल होता है और उसके हाथ ही में समाज की वैचारिकी भी चली जाती है। पूंजीवादी समाजों के बारे में मार्क्स ने गहन चिंतन किया है और गहन चिंतन को प्रस्तुत भी किया है। वो कहते हैं सत्ता वर्ग में पूंजीवादियों, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बुर्जुआ, ये फ्रेंच वर्ड है पर अंग्रेजी में इसको सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता वर्ग में पूंजीवादी या बुर्जुआ के समर्थन और सहभागिता से निर्मित होता है। अब बुर्जुआ कौन है? पूंजीपति कौन है? जो फैक्ट्री का मालिक है, जो धन पर नियंत्रण रखता है, जिसके पास समाज की आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण है, वो सभी बुर्जुआ हैं, बुर्जा या पूंजीपति। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी सत्ता बनती है समाज में, वो इन्हीं धनाढ्य लोगों के समर्थन से बनती है। संसाधन युक्त समाज के संसाधनों को अपने पास रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनती है। ये सत्ता को बनाए रखने के लिए जो सत्ता वर्ग है उसको समर्थन देते हैं पैसे से, और उस पैसे से सत्ता वर्ग का व्यक्ति अपनी सत्ता को बनाए रखता है। यहाँ पर इसी कारण सत्ता वर्ग ये जानता है कि पूंजीपति वर्ग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण वो सदैव पूंजीवादियों के हितों के अनुरूप ही विशिष्ट नियमों और कानूनों का निर्माण करता है। यहाँ पर इन नियमों और कानूनों को इस तरह से बनाया जाता है कि वो पूंजीपति वर्ग को सहयोग करें, उनके उत्थान में, उनके विकास में, उनके प्रगति में सहयोगी बने। ये नियम पर समान रूप से जो निर्धन वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसके लिए उपयोगी या प्रगतिशील नहीं होते हैं। पूंजीपतियों द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण इन नियमों द्वारा ही सुनिश्चित होता है। यहाँ पर मार्क्स स्पष्ट कर रहे हैं कि दो वर्ग हैं समाज में, एक सर्वहारा वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग, एक और वर्ग है सत्ता वर्ग भी, पर वो जुड़ा हुआ है पूंजीपति वर्ग से। तो यहाँ पर मूलतः दो वर्ग बन जाते हैं जो समाज में कुछ क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं। एक है पूंजीपति वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। यहाँ इन दोनों के हित एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। यहाँ पर पूंजीपति का हित है कि उसके पास अपना लाभ हो, अपना उन्नति का मार्ग हो, उनका जो भी उनका पैसा है उनके पास एकीकृत हो, केंद्रीकृत हो। पर ये पैसा बेसिकली कहाँ से आता है? ये श्रमिकों की एफर्ट से, श्रमिकों के लेबर से, श्रमिकों के कार्य से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अगर पूंजीपति अपने पास धन को एकत्रित करना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से उसको जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसका शोषण करना ही पड़ेगा। उसके भाग का, उसके हिस्से का धन, संसाधन अपने पास एकत्रित करना होगा। यहाँ इसके लिए पूंजीपति सत्ता वर्ग को समर्थन देता है। सत्ता वर्ग ऐसे नियम बनाता है जिससे कि पूंजीपति अपना यही मंतव्य, यही लक्ष्य से प्राप्त करने में सफल हो और सर्वहारा वर्ग की स्थिति और दयनीय होती जाती है। तो यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को पोषण देने वाली व्यवस्था बन जाती है पूंजीपतियों और सत्ताधारियों के बीच। यहाँ पर मार्क्स कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, यदि हम ऐसा मानने लगेंगे कि शासक वर्ग का एक पृथक अस्तित्व है तथा वह समाज की वैचारिकी को अपनी सत्ता से पृथक रखता है, तो हम ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की उचित ढंग से व्याख्या नहीं कर सकते हैं या उन्हें समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स कहते हैं कि यदि अगर ये मानने लगा जाए कि शासक वर्ग जो सत्ताधारी है, जो सत्ता में लोग हैं, वो हम लोग ये मानने लगे कि उनका एक अलग अस्तित्व है, वो अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना सत्ता को प्राप्त करते हैं और समाज की वैचारिकी को अपनी सत्ता से अलग रखते हैं, तो हम ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को नहीं समझ सकते। मतलब वो जो सत्ता वर्ग है ये समझना कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और समाज की नियम कानूनों या वैचारिकी आइडियोलॉजी को बनाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर ये हम लोग सोचते हैं तो हम लोग सर्वथा गलत हैं। यहाँ पर सर्वहारा वर्ग द्वारा बुर्जुआ की वैचारिकी आधारित कानूनों को वैधानिक शक्ति
लोग सत्तासीन वर्ग देता है। बुर्जुआ की या पूंजीपति की जो हित में जो नीतियां होती हैं या जो वैचारिकी जो सोच जो विचारधारा जो बुर्जुआ के हित में है, जो पूंजीपति के हित में है, उसको प्रसारित करने में क्या कार्य आता है? जो कानून बनाए जाते हैं, ये देखने में तो तटस्थ लगते हैं, ये लगते हैं कि ठीक है, समाज के सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होते हैं और इनमें जो लक्ष्य है, जो इनका मर्म है, वो ये है कि सभी लोगों का समान हित हो। परंतु अंततः ये कहीं ना कहीं जो सत्ता में लोग हैं या जो पूंजीपति लोग हैं, उनका ही हित साधन करते हैं। तो यहाँ पर जो विचारधारा पूंजीपति चाहता है समाज में लागू हो, वो विचारधारा जो उसके हित में है, तो उसको प्रसारित करने के लिए सत्ताधारी दल या सत्ताधारी जो समूह है, वो ऐसे नियम बनाता है, ऐसे कानून बनाता है जिससे कि उनका ही आगे हित हो। और इसके कारण मार्क्स ने कहा कि एक झूठी वर्ग चेतना फैलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मार्क्स कहते हैं कि जब हम लोग नियम कानूनों को एक तटस्थ रूप से देखने लगते हैं, खासतौर से सर्वहारा वर्ग जब तटस्थ रूप से देखने लगता है कि नियम कानून अपना अस्तित्व एक तटस्थ रूप से समाज में रखते हैं, तो यहाँ पर उसके अंदर एक चेतना आती है जिसे मार्क्स ने कहा है झूठी वर्ग चेतना। ये चेतना क्या होती है? ये चेतना उस श्रमिक या सर्वहारा वर्ग में ये बात उत्पन्न करती है कि वो सोचता है कि जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है और जो हमारी स्थिति है वो कानूनों के अनुसार सही है। जो कानून कह रहा है उसके अनुसार हमें यहीं पर होना चाहिए। इस कानून के अनुसार कार्य करके हमें इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा उसको मिलेगा, इतना पैसा पूंजीपति को मिलेगा, इतना पैसा टैक्स के द्वारा सत्ताधारी के पास जाएगा। ये सब चीज़ें जब कानून से परिभाषित हो जाती हैं तो जो भी उसको कम मिल रहा है श्रमिक को, वो उसको जो उसका शोषण हो रहा है उस कम देने के कारण जो उत्पाद हो रहा है उसमें सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, पर जो उसको कम मिल रहा है उस उत्पाद में अपना हिस्सा, वो उसको सही समझने लगता है, क्योंकि उसके अनुसार नियम जो है वो यही कहता है और जब नियम ये कहता है तो बात सही है। तो इस तरह से एक झूठी वर्ग चेतना उत्पन्न होती है जिसमें वो ये सोचने लगता है कि समाज में हमारी जो स्थिति है, जो हमारे वर्ग की स्थिति है, वो बिल्कुल सही है। और ये झूठी वर्ग चेतना उस श्रमिक वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को आंदोलन करने से, क्रांति करने से रोकती है और उसका शोषण निरंतर बना रहता है। तो इस प्रकार मार्क्स ने आर्थिक निर्णायकवाद में कहा है कि हर चीज समाज में, हर व्यवस्था, हर क्रिया, हर संबंध, हर संस्था आर्थिक जो व्यवस्था है उसके द्वारा निर्धारित हो रही है। आर्थिक व्यवस्था ही ये निर्णय करती है, निर्णायकवाद का होती है, निर्णायकवादी होती है कि व्यवस्था किस तरह से चलेगी। और आर्थिक जब व्यवस्था उस व्यवस्था या उस समाज को नियंत्रित करने लगती है तो अधिकांशतः या सदैव जो पूंजीपति वर्ग है उसी का लाभ होता है और जो सर्वहारा या श्रमिक वर्ग है उसका सदैव ही शोषण होता है। इसके लिए उन्होंने आगे भी कई अपने सिद्धांत दिए हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे।